आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय विज्ञान की पहुंच से परे है, विज्ञान की मापक इकाइयों से दूर, लेकिन अलग अलग तरीके से परिभाषित यह विषय सबकी जिज्ञासा में रहता है। विज्ञान इसको खोजने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तर्कों से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, परंतु अभी तक इसकी वास्तविक चीज़ों को नहीं पहचान पाया है। आज का हमारा विषय है समय, टाइम। समय को लेकर बहुत सी थ्योरियाँ रही हैं, टाइम ट्रेवल, समय से पार, समय से आगे, समय से पीछे, वर्तमान, भूत, भविष्य आदि की व्याख्याएं अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग समय के अंदर दी गई हैं। सभी अपनी गणनाओं के आधार पे, अपनी समझ के आधार पे, यांत्रिक और बौद्धिकता के आधार पर इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन समय एक छोटी इकाई नहीं है। समय उस प्रकार की इकाई नहीं है जिसको हम यांत्रिक तौर से नाप सकते हैं। ये मापक इकाइयों से बाहर है। इसलिए विज्ञान समय को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समय यंत्र रहित है। अभी हम समय की जब बात करते हैं तो आधुनिक समय की बात करेंगे। जिस प्रकार से हम किसी घड़ी में या कैलेंडर में किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, नाप रहे हैं, उसका हमारा एक निश्चित आधार होता है। हम किसी चीज़ के घूर्णन की अवस्थाओं को लेकर या ब्रह्मांडीय गतियों को लेकर हम समय की गतियों को नापते हैं। उसी आधार पे हम विभाजित करते हैं। जैसे पृथ्वी एक दिन में चक्कर लगाती है, एक चक्कर पूरा होने को 24 घंटे के चक्कर को हम घड़ी में नापने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा एक चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ, उसको महीने में कोशिश करते हैं। सूर्य के एक चक्कर पृथ्वी लगाती है, उसको साल में हम कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही किसी ग्रह, उपग्रह या खगोलीय पिंड के द्वारा गति को या उसके द्वारा घूर्णन अवधि को एक सीमित अवस्थाओं में नाप के हम समय को गणित करते हैं। लेकिन इस प्रकार की गणनाएं केवल उसके चक्रों को दर्शाती है, उसके द्वारा घूर्णन को बताती है, ये समय को नहीं बताती है। यह केवल उसके द्वारा एक चक्कर को लेने वाले समय को एक यांत्रिक रूप से समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन समय यह नहीं है। समय जिस प्रकार से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं उससे कहीं भिन्न है। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि समय कैसे भिन्न है। जब ये 24 घंटे की घड़ी नहीं है, 12 महीने का कैलेंडर नहीं है, या ब्रह्मांडीय खगोलीय चीज़ों की गति और उनकी घूर्णन गति नहीं है, तो समय क्या है? समय जीवन के आधार पे समझें तो ये अलग अलग जीव के लिए अलग अलग जीवन, और उस जीवन के अंदर समय उसके लिए उसके द्वारा निर्धारित किए गए जीवन के अनुपात में होता है। जैसे मनुष्य के लिए मनुष्य का समय जन्म से मृत्यु के बीच में लगभग 80 साल, 65 साल से लेकर 80 साल के बीच में उसकी आयु मानी जाती है।
ये आधुनिक काल के हिसाब से पूर्व काल में 100 साल से ऊपर भी गए हैं और आने वाले काल में हो सकता है 65 से नीचे भी रहें। इस अवधि के दौरान वो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो उसकी गतियां हैं वो कंप्लीट करता है। जैसे जन्मा है, युवा हुआ है, युवा के बाद में अपनी प्रजनन क्रियाएं किए हैं, उसके बाद में वृद्धावस्था की तरफ गया है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस सारी अवस्था को कंप्लीट करने में उसे 60 से 80 साल लग गए। अभी दूसरे जीवन को जब हम देखते हैं, हम एक चींटी को देखें, एक मच्छर को देखें, एक पक्षी को देखें, तो एक मच्छर भी पैदा होता है, युवा होता है, प्रजनन करता है, मर जाता है। उसका जीवन काल लगभग 7-8 दिन का औसतन होता है। उसके लिए इस जीवन का समय 7-8 दिन के अंदर वो सारी क्रियाएं कर लेगा। हमारे लिए वही समय 65 से 80 साल और बाकी जीवों के लिए अलग अलग जीवन काल के हिसाब से अलग अलग हैं। तो समय कोई एक निश्चित अवधि नहीं है, समय कोई एक निश्चित घड़ी नहीं है, एक निश्चित कैलेंडर नहीं है, समय कोई घूमने की गति नहीं है, समय कोई ग्रहों की चाल नहीं है। ये तो अगर इन चाल की गतियों को या किसी चीज़ के चलने को अगर हम समय के हिसाब से रखेंगे तो हमारे द्वारा पैदल वॉक किया गया चीज़ को अगर नापना हो कि एक इंसान यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी जाने में 4 घंटे लेते हैं, अगर उसको हम एक मापक इकाई बना दें तो मैं उसके लिए एक नई घड़ी बना सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं किसी यंत्र को, ये यंत्र के चलने की गति को मापक इकाई बना दूँ तो उसके लिए भी एक नया घड़ी या कैलेंडर बना दिया जाएगा। तो यंत्रवत चीज़ें जो चल रही हैं, चाहे खगोलीय चल रही हैं, चाहे हमारे द्वारा बनाई गई यंत्रवत चीज़ें चल रही हैं, उसको मैं एक मापक इकाई मानकर कैलकुलेट करना चाहूँगा तो हर यंत्र, हर चीज़, हर ग्रह, हर उपग्रह की एक घड़ी और एक नया कैलेंडर बनाया जा सकता है। तो हमें समय को कैलेंडर, घड़ियों और उनसे परे हट के समझने की आवश्यकता है। और समय को अनुभव तब किया जा सकता है जब आप एक जगह स्थिर होकर अपने आप को अंदर से देखते हैं तो समय की चाल भी समझ में आती है और समय से परे की चाल भी समझ में आती है। अगर इसको गहनता से अनुभव करें तो आपको बीता हुआ कल, जिसको भूतकाल के रूप में हम जानते हैं, और आने वाला कल जिसे भविष्य के लिए हम जानते हैं, वो दोनों ही समय के अंदर लोप हो जाते हैं। समय के लिए ना पास्ट बचेगा, ना समय के लिए फ्यूचर बचेगा। समय केवल एक बिंदु पे आके फिक्स हो जाएगा। और जब बिंदु पे आके समय फिक्स हो जाता है तो समय स्थिर हो जाता है। वहाँ पे जिस बिंदु के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वास्तव में वैसा कोई बिंदु नहीं होगा कि हम फिजिकली उस बिंदु को देख सकें या अनुभव कर सकें। वो एक अवस्थाएं होंगी जिसे अनुभव किया जा सकता है। और जब अनुभव में होते हैं तो उस दौरान ऐसा भी होगा कि वो समय से पार की अवस्थाएं होंगी। इस पे वैज्ञानिक शोध जिस दिशा में चल रहे हैं वो वैज्ञानिक शोध यांत्रिक दिशाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये दिशा यांत्रिक ना होके, भौतिकी ना होके अभौतिकी की तरफ अगर बढ़ें तो समय को समझा जा सकता है।
कि समय भौतिकी से परे अभौतिकी एक अवस्था है जो बीते हुए काल या आने वाले काल में विभाजित नहीं होती है। हम इन गणनाओं को मानव बुद्धि में समझने के लिए इन चीज़ों में बांट देते हैं, लेकिन ये बटी हुई चीज़ें समय की व्याख्या ही नहीं करती। ये केवल उन कैलेंडरों की, उन घड़ियों की, उन मापक इकाइयों की व्याख्याएं करती हैं या उन चक्रों की जिनके आधार पे हम चीज़ों को गणना कर रहे हैं, केवल उनकी व्याख्याएं करती हैं। समय को गहनता से समझने के लिए हमें कुछ गहन रूप से अंदर जाना होगा। अगर हम गहनता को सरलता से अपने अंदर शामिल करते हैं तो समय से पार जाया जाता है। लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन यही होगा कि समय के साथ में क्या ये भौतिक चीज़ें पार जा सकती हैं? मैं उसके जवाब में यही बताना चाहूँगा, जो अभौतिकी से स्टार्ट होता है उसमें भौतिकी नहीं जाती है। समय एक अभौतिक इकाई है, उसमें भौतिकी को पार नहीं किया जा सकता। अगर आप अभौतिकी के तरीके से उसमें जाते हो तो समय से परे जाया जा सकता है। समय से परे जाए जाने का मतलब ये नहीं है कि आप दिनांक 25 से निकल के 26 में चले जाएंगे या दिनांक 25 से निकल के 24 में चले जाएंगे। अगर आप इस तरीके से समय से परे जाने की कल्पनाएं कर रहे हो तो ये कल्पना होगी, उससे पार की अवस्था नहीं होगी। आधुनिक विज्ञान जिस प्रकार से खंडों में तोड़ के गणनाओं को पेश कर रहा है, उस हिसाब से समय के पार कभी देखा नहीं जा सकता और समय को समझा नहीं जा सकता। इन चक्रों को, घूर्णन गतियों को, दिन रात की गतिविधियों को समझा जा सकता है। बस इसको समझने के लिए आप छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव के जीवन को हल्का सा अनुभव करके देखिए। समय की दूसरी अवस्थाएं आपको नज़र आने लगेंगी। आप एक पक्षी के जीवन को, एक छोटे से जीवन काल में जीवित होने वाले जीव को और एक बड़े जीवन काल में जीवित रहने वाले जीव को, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करिए। उन अध्ययन के बाद में जो निष्कर्ष आपके सामने आएगा वो वास्तव में आज की घड़ियों, कैलेंडरों और जो ये डाटा हैं उनसे भिन्न आएगा। अतः स्वयं पे ध्यान दें और समय की वास्तविक अवस्थाओं की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।